हेलो बच्चों। अभी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की जो थर्ड लेसन है उसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि अमेरिका का वर्चस्व। अमेरिका के वर्चस्व के बारे में हमने पढ़ा कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो सभी क्षेत्रों में हो गया है। जैसे ही द्वितीय जो विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद में शीत युद्ध चला। शीत युद्ध में दो महाशक्तियाँ थी। शीत युद्ध के अंत के बाद में हमने देखा कि एक महाशक्ति बची है और वो है अमेरिका। तो अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कौन कौन से क्षेत्र में हमने देखा। जैसे अभी मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। जैसे इकोनॉमी में हमने देखा है, सांस्कृतिक क्षेत्र में, विचारधारा में देखा है, फिर हमने सैन्य क्षेत्र में देखा है, ढांचागत जो विकास उसमें भी देखा है। तो इन क्षेत्रों में हमने देखा कि जो अमेरिका है वो बहुत बड़ी शक्ति बन चुकी है और अब कोई ऐसे देश मिलकर के भी उसके पासंग में नहीं आते हैं या फिर बराबर नहीं आ पाते हैं, जो लगभग बहुत बड़े कंट्रीज हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि 12 कंट्रियों की अगर अर्थव्यवस्था को मिला भी दिया जाए तब भी वो उसके बराबर में नहीं आ सकते हैं। 12 देशों की सेनाओं को भी अगर मिला दिया जाए तो उसके बराबर में नहीं आते हैं। तो इतनी बड़ी जो महाशक्ति है वो है अमेरिका वर्तमान में। लेकिन कोई कितना भी बड़ा राष्ट्र हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कितना भी बड़ा राष्ट्र हो, उसके सामने चुनौतियां तो अवश्य होती है। तो आज हम पढ़ेंगे चुनौतियां क्या है, कि अमेरिका के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अमेरिका के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं। चुनौतियां कह लो या अवरोध कह लो, मतलब जो अमेरिका का वर्चस्व है उसके सामने कौन कौन से अवरोध आते हैं, कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे अभी मैं राजस्थान बोर्ड का एक मॉडल पेपर देख रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वर्चस्व के सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं। अमेरिका का जो वर्चस्व पूरे विश्व में बना हुआ है उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन कौन सी। तो इसमें 3 मुख्यतः इसमें दे रखी है, मैं इनका बता देता हूँ नाम। तो एक तो है संस्थागत चुनौती, संस्थागत है। दूसरी जो आती है वो है जनमत। तीसरा जो आता है वो है नाटो। ये 3 ही है बस, इसके अलावा इसमें नहीं है। उसके बाद में मैं एक दो चीजें अपनी तरफ से ऐड करूंगा और वो भी आपको बताऊंगा। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में। देखिए संस्थागत क्या है। संस्थागत का मतलब यहाँ पर है सरकार के जो 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं। व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका होती है, आपको पता है व्यवस्थापिका वो होती है जो कानून का निर्माण करती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जो संसद में जाकर के कानून बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ संसद बोलते हैं, तो अमेरिका में वहाँ कांग्रेस बोलते हैं, याद रखना कांग्रेस बोलते हैं वहाँ पर। तो व्यवस्थापिका होती है। एक होती है कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका क्या होती है कि जो कानून बनाए जाते हैं या संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं या फिर व्यवस्थापिका के या विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है, उनका क्रियान्वयन करवाने का काम करती है। तो इसे ही हम मुख्यतः सरकार का नाम देते हैं। फिर इसके बाद आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का मुख्य काम होता है कि पहले तो जो है संस्थागत ढांचा है उसको बनाए रखना, संविधान जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको बनाए रखना और जो कानून है उनके अनुसार वह निर्णय देना। जैसे भारत के अंदर तो जो कानून में जो प्रक्रिया बताई गई है उसके अनुसार निर्णय देती है, लेकिन अमेरिका में थोड़ा सा अलग है कि वहाँ पर उचित प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाता है या प्राकृतिक कानूनों को ध्यान में रखा जाता है। कि यहाँ बात इससे है कि उन्होंने क्या प्रक्रिया का निर्धारण किया है। जैसे व्यवस्थापिका ने किस प्रक्रिया को फॉलो किया है या किस प्रक्रिया को बनाया है कि इसी के अनुसार ही निर्णय करना होगा, उसका फॉलो नहीं करती ये न्यायपालिका। ये करती कि जो उचित क्या है, सही क्या है, उसके आधार पर निर्णय ये करती है। वो प्रक्रिया को ध्यान में नहीं देती कि कौन सी प्रक्रिया
सही है, कौन सी गलत है। ये प्रक्रिया का इसमें संविधान में उल्लेख है या नहीं है, उसका ध्यान नहीं रखती, जबकि भारत में इस चीज को रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों जो है ना एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, और चेक भी करती हैं। ठीक है, चेक एंड बैलेंस दोनों का काम करती है। मतलब सीधा सा है कि एक दूसरे को नियंत्रित करती है। कोई भी सरकार का अंग अपने आप में निरंकुश नहीं हो सकता, गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता। इन सभी की कुछ उत्तरदायित्व हैं और उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और एक दूसरे के प्रति ये जवाबदेही है। तो होता क्या है कि जो कार्यपालिका है ये मुख्यतः सेना का संचालन करती है, सेना की गतिविधियों का संचालन करती है, लेकिन कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से क्या करनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये क्या करता है, स्वीकृति प्रदान करता है, और ये क्या करता है, इनका नियंत्रण करता है। देखिए स्वीकृति करता है और नियंत्रण सेना का कौन करता है, कार्यपालिका करती है। तो इस प्रकार से एक दूसरे को क्या कर रही है, चेक एंड बैलेंस कर रही है। तो अब यहाँ देखा जाए कि जैसे ये बात करी जाए कि भाई वर्चस्व में कहाँ आड़े आ रही है ये चीजें, तो वर्चस्व में क्या मतलब है कि ये जो संस्थागत ढांचा है, बनावट जो है इसकी इस तरीके की है कि ये उलझे हुए हैं एक तरह से। तो एक दूसरे के साथ, या यूं कहा जाए तालमेल बना के चल रहे हैं, या यूं कहा जाए कि लोकतांत्रिक प्रणाली को फॉलो कर रहे हैं, अपना आप में निरंकुश नहीं हो सकते। तो एक तो ये बात थी। दूसरी चीज थी कि जनमत यहाँ पर क्या है, जिस तरह से यहाँ पर न्यायपालिका उचित प्रक्रिया को ध्यान में रख के निर्णय देती है, यहाँ पर भी जनमत जो है वो उन्मुक्त माना जाता है। उन्मुक्त का मतलब तात्पर्य यहाँ से आता है स्वतंत्र माना जाता है। स्वतंत्र का जैसे और भी अगर हम डिफाइन करें, स्वतंत्र क्या होता है कि जो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो, रूढ़िवादिता या रूढ़ी जो परंपरागत जो कानून है, नियम है या अंधविश्वास है, जो पूर्व धारणा है, उनसे बंधा हुआ नहीं हो, खुले विचारों का हो, ओपन माइंड हो, और सही दिशा में सोचने वाला हो, पॉजिटिव सेंस जिसमें पाया जाता हो। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो सरकार है वो 4 साल बाद जनता के पास जाती है और चुनाव में ये जनता भाग लेती है। तो ये जो सरकार है ना खूब प्रयास करती है कि भाई यहाँ पर जो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किया जाए। तो जो राजनीतिक संस्कृति जो यहाँ की है वो किस प्रकार की है, हम स्वतंत्र बात कर सकते हैं कि एक विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, या यूं कहा जाए कि किसी भी एक विचारधारा को फॉलो नहीं करती, बल्कि इनकी विचारधाराएं स्वतंत्र हैं, जो उचित होता है वो उसको मान लेती है। तो राजनीतिक जो संस्कृति है यहाँ पर वो बड़ी अच्छी है, उत्कृष्ट श्रेणी की मानी जाती है। अब यहाँ दूसरी चीज बात करें कि ये कहाँ आड़े आ रही है या बाधा कैसे उत्पन्न कर रही है। तो देखिए हो क्या रहा है कि वर्चस्व में तो क्या होता है, दबदबा होता है, प्रभाव होता है कि उसके ऊपर कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो उसके कार्य को रोक सके। तो यहाँ रोक रही है कि 4 साल बाद में आकर के यहाँ पूछेंगे ये लोग कि बताइएगा आपने 4 साल में क्या किया। तो 4 साल में आपने क्या किया उसके बारे में जनता आपसे पूछेगी। दूसरी चीज कि सरकार के प्रति इनका संदेह बना रहता है, इसकी प्रक्रिया और इसके कार्यों के ऊपर संदेह बना रहता है कि भाई आपने सही किया या नहीं किया है। सरकार के कार्यों पर संदेह बना रहता है। ठीक है, तो संदेह बना रहता है, तो ये क्या करते हैं, सरकार की आलोचना करने लग जाते हैं। क्या करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। और जैसे अगर सरकार कोई निर्णय ले रही है और जनता की बात को अवॉइड किया जा रहा है, तो जनता उन सभी निर्णयों का बहिष्कार करना शुरू कर देती है। जैसे इराक की बात करें, इराक अमेरिका युद्ध, या इराक में अमेरिका का जब वहां पर सैन्य बल गया था 2003 के अंदर, तो
उन्होंने बाद में इनसे कहा कि भाई ठीक है, वहां पर हमारी जो सेना है वो मर रही है, आप लोग वहां से हटा दीजिए। तो जनता ने बड़ा दबाव डाल करके इनसे ये कार्य करवाया था, तो वर्चस्व में कहीं ना कहीं कमी आई ना। दूसरी चीज है कि इनके कार्यों को रोका जा रहा है। दूसरा, अफगानिस्तान में अभी अपन देखेंगे, अपन अभी देख रहे हैं ना, अफगानिस्तान में 20 साल बाद में वहां से सेना को हटा लिया गया। किसके कहने पे? यहाँ पर ये नहीं कि अफगानिस्तान में तालिबानियों को जो है सफाया हो गया था, ऐसा नहीं है। तालिबानी वापस जिंदा हो गए। तो हम देख रहे थे कि जो वहाँ की जनता है अमेरिका की, वो ये कह रही है कि भाई देखिए, आप है ना अपने क्षेत्र पे ध्यान दीजिए, अपने घर पे ध्यान दीजिए, अपने देश पे ध्यान दीजिए, आप बाहर जा करके सेना को मरवाइए मत, इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए उनके ऊपर कि हमारी यहाँ जो जनता है वो बेरोजगारी है, पिछड़ापन है, या फिर और अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें कमी आ सके। तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप वहां से अपनी सेना को बुला लीजिए। तो दबाव कहीं ना कहीं काम कर रहा है सरकार के ऊपर। तो सरकार का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। इन्होंने रोकने का प्रयास किया कि भाई आप वहां काम नहीं करेंगे, वहां आप सेना नहीं भेजेंगे, इस तरह से। दूसरी चीज है कि ये जो देश है ना नाटो, ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश, या यूं कहा जाए कि लोकतांत्रिक देशों का क्या है, समूह है। जो लोकतांत्रिक देशों का समूह है, ये पहले से ही शीतकालीन समय से ही ये जो शीत युद्ध काल था उस समय से ही ये इसके साथ है, नाटो देशों के साथ हैं। या यूं कहा जाए कि नाटो की स्थापना 1949 में हुई है। उस समय से ही ये देश लोकतांत्रिक पद्धति को स्वीकार करते हैं और एक साथ चलते हैं। और ये क्या करते हैं, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। अब एक चीज यहां ध्यान रखनी, ये सामूहिक जो सुरक्षा है, सामूहिक सुरक्षा पर बल देते हैं। मतलब यहाँ क्या है कि नाटो जो देश है ना, वो जो देश है, वर्तमान में 30 सदस्य हैं इसके। अब ये जो नाटो देश हैं, ये क्या करते हैं कि अगर किसी भी देश के ऊपर आक्रमण होता है तो वह सबके ऊपर आक्रमण माना जाएगा, सब उसका प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे, और विरोध भी सामूहिक प्रक्रिया से करेंगे, सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से। और नाटो सेना भेजेगी। नाटो एक सैनिक संगठन है, नाटो का मतलब एक सैनिक संगठन है, और नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे इसमें अपनी सेना देंगे और उस देश की रक्षा करेंगे और दूसरे देश पे आक्रमण भी करेंगे। अब यहाँ पर ये चीज है, क्योंकि इससे क्या हुआ कि सामूहिक सुरक्षा, इससे अमेरिका की शक्ति बढ़ी हुई है। दूसरी चीज है कि अमेरिका लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहता है और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता है। अगर मान लिया जाए नाटो समाप्त हो जाता है या नाटो का विखंडन हो जाता है, तो ये जो प्रक्रियाएं हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी। अमेरिका नहीं चाहता कि ये प्रक्रियाएं कमजोर पड़े। तो अमेरिका जब नहीं चाहता है तो क्या ये चाहेगा कि नाटो का विघटन हो जाए? अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि विघटन हो जाए। तो अगर मान ली जाए ये जो देश है नाटो के 30 जो देश हैं, अगर ये कह रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए, हमारी बात को माना जाए, तो क्या अमेरिका मना करेगा? नहीं करेगा। अगर मना करता है तो ये देश कहते हैं कि हम तो बाहर हो रहे हैं। अमेरिका ये चाहता नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि नाटो से वो दूर नहीं जा सकते और नाटो की बात को स्वीकार करेंगे। नाटो जैसा कहेगा, यूरोपियन कंट्रीज जैसा कहेंगी, वैसा अमेरिका को मानना पड़ेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नाटो जो है उसके वर्चस्व में कमी लाता है। ये एक तरफ तो जहां बढ़ाता है वहीं कमी भी लाता है, वो कि नाटो संगठन को बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी, ये तो थे आंतरिक अवरोध, आंतरिक अवरोध हम कह सकते हैं इसको। अब मैं कुछ आपको बाह्य अवरोध भी बता देता हूं। बाह्य अवरोध आपके पाठ में नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाह्य अवरोध कौन कौन से हैं जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें हम लिखेंगे बाह्य अवरोध। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूएनओ जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है,
अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है इसका जो गठन किया 1945 में किया। ये क्या करती है कि विश्व में कहीं पर भी अगर युद्ध हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करती है। दूसरी चीजें ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पे काम करती है कि कहीं पर भी कोई भी देश किसी भी देश पे आक्रमण करता है तो ये वहां जाकर के बातचीत करेगी और बातचीत के माध्यम से हल निकालने का प्रयास करेगी। अगर नहीं मानता है तो यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा मामला और यूएनओ के माध्यम से वहां पर सेना भेजी जा सकती है। तो ये यूएनओ भी इसके वर्चस्व को कम करता है। दूसरी चीज हमने देखा नेम की नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब यहां देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में हुई। इन्होंने क्या किया कि जो दो गुट थे उनका प्रतिरोध किया था, उन गुटों में शामिल नहीं होना चाह रहे थे ये थे। तो ये क्या कर रहे थे, तनाव को कम कर रहे थे। अगर कोई भी देश अब शीत युद्ध समाप्त होने के बाद में, या यूं कहा जाए कि सोवियत संघ के विघटन होने के बाद में यदि कोई भी देश वर्चस्व में आता है या दादागिरी करता है या दबदबा दिखाता है तो उसका विरोध करने का काम भी ये करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो देश हैं इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, वर्तमान में ये इजाफा हुआ है, जो ये संकेत देता है कि इसका महत्व तो बढ़ा है और जो अमेरिका का जो वर्चस्व है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। इसके अलावा भारत एक बहुत बड़ा बाजार है भाई, जहां पर सामान को बेचा और खरीदा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। तो भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, यहाँ पर जो मार्केट है हमारा बहुत बड़ा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें खरीद और बेची जाती हैं। तो कोई भी देश जो है अगर अपनी अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना चाहता है तो वो सामान को बेचेगा, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसका जो मूल्य है वो प्राप्त होगा। तो कोई भी देश जो है इतने बड़े बाजार को नहीं छोड़ना चाहता है। तो कहीं ना कहीं बाजार की वजह से भारत भी इस वर्चस्व में क्या लाता है, कमी लाता है। फिर दूसरी चीज रूस और चीन दोनों जो है वो धीरे धीरे 2000 के बाद में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत तीव्र ग्रोथ की है। इन दोनों के जो अब वर्तमान में जो संबंध है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी अमेरिका के वर्चस्व में कमी देखने को मिल रही है। आपने देखा जैसे उत्तरी कोरिया के मामले में देखा, अमेरिका के खूब धमकाने के बावजूद भी उत्तरी कोरिया ने अपने मिसाइल बनाना बंद नहीं किया। अपनी जो परमाणु मिसाइल नीति है या परमाणु जो बम नीति है उसमें कहीं पर भी इन्होंने कमी नहीं की। आपने देखा जो डोनाल्ड राष्ट्रपति थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने सिंगापुर में आकर के इनसे मीटिंग की, तो कहीं ना कहीं वार्ता के लिए उनको दबाव में लाए। दूसरी चीज आप देख रहे हैं चाइना सी में हम बात करें, चाइना सी में अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय थे उसके निर्णय को चाइना ने मानने से बंद कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम इस निर्णय को नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का दबाव कम हुआ है। फिर दूसरी चीज है अभी हम देख रहे हैं रूस का जो आक्रमण हुआ है यूक्रेन पर, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया है, तो अमेरिका चाह करके भी उसे नहीं रोक पा रहा है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि जो अमेरिका का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर इसके अलावा और हम देखते हैं, क्या देखते हैं, क्षेत्रीय संगठन जैसे आसियान संगठन है, यूरोपियन संगठन है, आसियान है संगठन है, यूरोपियन संगठन है। इस तरह के जो संगठन है वो आर्थिक विकास की दृष्टि से बड़े आगे चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी अमेरिका की जो आर्थिक जो नीतियां हैं उनको या यूं कहा जाए उनको चैलेंज किया जा रहा है। उनके सामने चुनौती है कि भाई अर्थव्यवस्था को किस तरह से बढ़ाया जाए। जिस तरह से जैसे अमेरिका ने अभी तांबा और लोहे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, या यूं कहा जाए कि आयात पर टैक्स बढ़ा दिया,
उनको लग रहा था कि हमारे यहाँ के जो लोहा और तांबा है उसका जो उसकी वैल्यू है वो ज़्यादा है और चाइना की जो तांबा और लोहे की जो वैल्यू है बहुत कम है। तो हमारे बाज़ार में जो है उनका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। तो वो अपने मतलब बाज़ार की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, आयात में टैक्स लगा दिया। तो जो ये दिखाता है कि अमेरिका कहीं न कहीं दबाव में आया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो है अमेरिका के सामने कई चुनौतियाँ हैं वर्तमान में।